हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वीडियो लेक्चर की सीरीज में एक बार फिर आपके सामने आए हैं और आज जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने गॉस लॉ समझाया था आपको और आगे हम जो आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो गॉस लॉ से रिलेटेड है। तो स्टार्ट कीजिए फटाफट से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीटी क्लासेस। फर्स्ट पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस करा था, गॉस लॉ हमने पढ़ा था कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके नॉर्मल वेक्टर का आपका इंटीग्रल होता है क्लोज इंटीग्रल विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर क्यू इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस के लिए सबसे पहले जो मैं बातें आज करने वाला हूं उसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज। देखो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम आप वहीं लगा सकते हो जहां पर आपको क्लोज्ड सरफेस मिलेगा। जहां क्लोज्ड सरफेस नहीं मिलेगा वहां पर आप गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम सब फेमिलियर है इस फॉर्मूले से, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू जो है आपका इनसाइड द सरफेस है, ठीक है, जो भी आपका क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर का चार्ज है ये क्यू, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपने एप्सिलॉन नॉट बहुत जगह पढ़ लिया है, चाहे वो फोर्स का फॉर्मूला हो k q1 q2 by r square, तो यहाँ k की वैल्यू क्या होती थी 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q by एप्सिलॉन नॉट हो, तो एप्सिलॉन नॉट होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये एप्सिलॉन नॉट डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, द सरफेस वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। मान लो आपने कोई भी सरफेस लिया है, जिस सरफेस पे आप चार्ज निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, जिस भी सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए और उस क्लोज्ड सरफेस का नाम हम क्या रख देते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। समझ आ रही मेरी बात। तो ये तीन पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा याद रखने जरूरी है। बिगिनिंग में हो गया आपका शेप और साइज वाला, सेकंड वाला हो गया आपका कि Q जो होगा, फाई जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा द सरफेस वी चूज फॉर द एप्लीकेशन, जो सरफेस आप लोगे, जिस सरफेस पे आपका गॉस लॉ लगेगा उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी में सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान में पकड़ते हुए चीजों को समझते हुए चलोगे, बहुत इजी चीजें हैं, आराम से आप लोग समझ सकते हो। Q बाय L ये होता है आपका फॉर्मूला। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा क्या होता है आपका Q बाय L, ठीक है। अच्छा, लैम्डा को एक और नाम देता हूं अगर इसके अलावा, ये होता है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखो लैम्डा इनटू L इज इक्वल टू Q। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से मान लो एक आपकी पतली सी स्ट्रिप है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पूरी स्ट्रिप पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पूरी स्ट्रिप पे पॉजिटिव चार्ज है और लैम्डा किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पर आपका लैम्डा है सर, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा मतलब सिर्फ इस लेंथ पर, इस पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है लैम्डा, टोटल लेंथ कितनी है L, तो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ और चार्ज पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वी विल गेट द टोटल Q, मुझे टोटल Q मिल जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात कि लैम्डा पर यूनिट लेंथ आपका ये जो है लैम्डा क्या होगा, चार्ज की इतने हिस्से में इतनी लेंथ पर, मान लो ये डेल्टा L लेंथ है, तो डेल्टा L लेंथ पर कितना चार्ज है आपका लैम्डा, तो टोटल लेंथ पे कितना होगा, L से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। तो ये था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद ये आपका वन डायमेंशन में होती है, एक ही एक्सिस पे होती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा और सिग्मा होता है Q अपॉन में A या फिर Q अपॉन में S। A मतलब एरिया, S मतलब सरफेस एरिया, किसी भी बुक में किसी से भी चीजों से डिनोट कर सकते हो आप। तो सिग्मा जो हो गया आपका Q अपॉन में A हो गया या फिर Q अपॉन में S हो गया। तो आपने यहां से सिग्मा निकाल दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यही होता है आपका कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया।
सो सिग्मा इनटू टोटल एरिया वी विल गेट द टोटल चार्ज। ठीक है, किसी भी सरफेस में मान लो ये आपका कोई भी सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपने चार्ज लगा रखा है, तो इसमें कोई भी छोटा सा हिस्सा हो गया आपका ds, तो इस ds पोर्शन में जो चार्ज होगा वो होगा आपका सिग्मा। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करा दूंगा टोटल इसे, तो मुझे टोटल इसके सरफेस पे कितना चार्ज है वो मुझे मिल जाएगा। पहले मैंने ds में निकाल लिया, उसके बाद मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया कि पूरे उसमें कितना चार्ज होगा, तो मैंने जब सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करा दिया टोटल एरिया से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। और ये कौन सा चार्ज होगा, जो पूरे सरफेस पे एक्यूमुलेट करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगला जो होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहती है आपसे, इसको आप रो से डिनोट करते हो। देखो समझते हुए चलना है एक करके। लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ था लेंथ वन डायमेंशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा में क्या था, क्यू अपॉन में ए, चार्ज अपॉन में एरिया। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डिनोटेड बाय रो, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, क्यू तो था ही था, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अब एरिया में आके आ जाएगा वॉल्यूम। तो दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप दिखा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि आपका रो जो होगा, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, दैट विल बी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वॉल्यूम। समझ आ गई मेरी बात। अब ये चीजें मत बोलना कि ये चीज आपको पता नहीं है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, और उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, जो चीजें आपने नोट करनी है। और आज काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पेपर में आती है। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन में डिस्कस करने वाला हूं वो होगी आपकी फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज बोल लो या सिलेंडर बोल लो। ठीक है, एक बड़ी सी चार्ज पे आपको निकालना है लॉन्ग स्ट्रेट, यहां पर सिलेंडर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर पे जो फील्ड आएगी वो आप किस तरीके से निकाल लो। देखो मैंने क्या मान लिया, ये आपकी एक स्ट्रिप है। ठीक है, इस स्ट्रिप पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है हर जगह। अब मैं यूजिंग गॉस लॉ इसको करना चाहता हूं, गॉस लॉ के हिसाब से करना चाहता हूं। तो गॉस लॉ का एक बेसिकली जो सबसे बड़ा फंडा है वो कहता है कि मैं तो वही लगूंगा जहां पे क्लोज सरफेस होगा। तो इसको क्लोज सरफेस करने के लिए मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया यहां पे इस तरीके से। ये मेरा इमेजिनरी सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा इस सरफेस के लिए। ठीक है, मान लो आपका यहाँ पे कोई भी ये ds सरफेस है। ठीक है, अब ये आपका ds सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो आपने एक चीज पता है आपको, वो क्या है, आपका फ्लक्स 3 अलग अलग फेज पे निकलेगा। ठीक है, ये आपका मान लो ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, तो यहां से ई भार ई इलेक्ट्रिक फील्ड भार इलेक्ट्रिक फील्ड भार इलेक्ट्रिक फील्ड भार इलेक्ट्रिक फील्ड भार, इस तरीके से। एक तो ये कर्व वाला पोर्शन हो गया जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, एक ये वाला एंड हो गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, एक ये वाला एंड हो गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। समझ के देखो क्या कहना चाह रहा हूं, ये सिलेंडर शेप है, ऊपर ऐसे 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 हर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है क्योंकि पॉजिटिव है। इसके अंदर एक पतली सी स्ट्रिप है जो पॉजिटिव है, तो हर तरफ से बाहर निकल रहा है पॉजिटिव। यहां से हमें 3 सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, दिस साइड और तीसरी तो ये जो बाहर आ रही है दिस साइड। सो सबसे पहले मैं फ्लक्स 1 निकालूंगा इस तरफ से, दूसरा फ्लक्स 2 निकालूंगा इस तरफ से, तीसरा फ्लक्स 3 निकालूंगा इस तरफ से। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका फ्लक्स 2 है, ठीक है, इस वाले सरफेस के लिए जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ।
ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पे ds होगा, समझ के देखना मेरी बात को, यहाँ कोई ds इस सरफेस पे निकालना है मुझे फ्लक्स, तो आपको एक चीज पता है कि अगर कोई भी रैंडमली सरफेस है, मान लो ये आपका ds हो गया, तो ds के परपेंडिकुलर होता है हमेशा उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो आपका एरिया वेक्टर के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है। तो इस ds सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर है, e वाला e ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, n यहाँ पर है, ये phi2 हो गया। अब ये phi3 के लिए अगर मैं इस सरफेस पे बात करूं तो इस सरफेस पे ये आपका ds हो जाएगा और ds के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल वेक्टर काम करेगा, ठीक है। तो अब जो बच्चे देख रहे हैं वो एक चीज समझना कि बेटा पहले मैंने ना एक लाइन बनाई है, एक स्ट्रेट, क्योंकि ये मैंने 1D फिगर की बात है, एक लाइन खींची, इसके पॉजिटिव चार्ज था। हाँ, गॉस थ्योरम लगाना है, इसलिए मैंने इसको किसके अंदर कवर कर लिया, एक क्लोज्ड सरफेस पे ही लगता है हमेशा, तो क्लोज्ड सरफेस पे लगे इसकी वजह से मैंने इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिया, इसलिए हमने इसे सिलेंडर शेप का मान लिया। एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है, और रिमेन्स फिक्स्ड इन द या फिर थ्रू आउट द सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे फ्लक्स निकालना था, ठीक है, मैं गॉस थ्योरम के थ्रू फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं, तो शुरू करते हैं फटाफट से। अब आप लोग मुझे बताएंगे, टोटल मैंने बता दिया 3 एरिया है जहां से फ्लक्स निकालना है, phi1 ऊपर, phi2 इधर, phi3 इधर। तो phi net इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, ठीक है। phi का फॉर्मूला आप सबको पता है, E डॉट ds, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds प्लस E डॉट ds। अब मुझे एक बात बता दो आप, ये ds की जगह आप सबको पता है कि यहाँ पर n वेक्टर भी आता है साथ में, और n वेक्टर के साथ डॉट डॉट होता है तो cos थीटा आता है, e n cos थीटा। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने पिछली वाली गॉस लॉ में बता रखा है, जहां एरिया वेक्टर पे बात हुई है कि e डॉट n वेक्टर, क्योंकि जो e और n के साथ जो cos थीटा आएगा, e डॉट n cos थीटा जब आता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, सो cos थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन e और n, सो e n ds हो गया आपका, यहां पर भी E डॉट n वेक्टर ds प्लस यहां पर भी E डॉट n वेक्टर ds। बात करता हूं मैं पहले phi1 सरफेस पे। phi1 सरफेस ये ऊपर वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, ये रहा आपका ds के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर काम करता है, तो नॉर्मल वेक्टर भी मतलब इस समय ऊपर काम कर रहा है। सो phi1 वाले फेस के लिए, इस phi1 वाले फेस के लिए, इस phi1 के लिए E की डायरेक्शन और n की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, थीटा 0 हो जाएगा, तो E n cos 0, तो यहां पर क्या रह जाएगा आपका E डॉट, और आपका जब n का डॉट डॉट खुलेगा तो n जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये E डॉट ds रह जाएगा, प्लस इसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा 0, इसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, दोबारा देखो, phi2 कौन सा सरफेस है, ये वाला। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर तो ऐसे लगेगा, ये पूरा का पूरा सरफेस है, इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर n वेक्टर ऐसे लगा, इस पूरे सरफेस पे परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे लगा, ठीक है, इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, तो n वेक्टर ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी, E और n के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी, n वेक्टर ऐसे था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा और cos 90 डालूंगा तो cos 90 दोनों तरफ से 0 बना देगा, तो मेरे को जो यहां पर मिलेगा वो होगा आपका E क्लोज इंटीग्रल ds, और यहां पर जो होगा आपका phi net चल रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए फिर आगे डेरिवेशन को पूरा करते हैं। तो phi आपका इज इक्वल टू E डॉट ds आ गया है, और ये चीज आपने नोट कर ली है, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहां से मिटाना शुरू कर रहा हूं, जिसने नहीं करा वीडियो को थोड़ा सा बैक करके ले जाना आप। तो इसके बाद यहां पे आपको phi का फॉर्मूला पता है, ठीक है, phi net इज इक्वल टू ये हो गया आपका ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। q इज द चार्ज, कौन सा चार्ज है, जो यहाँ पे स्ट्रिप में, जो पतली सी स्ट्रिप थी, रस्सी थी, जो भी आप बोलते हो, उसमें आपका चार्ज रखा हुआ था। तो E डॉट ds को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ds का सरफेस एरिया जो इसका आएगा, तो सरफेस एरिया मैं इसका मान लेता हूं, ये हो गई आपकी लेंथ l, ठीक है, इस सिलेंडर की लेंथ l हो गई, और इसका रेडियस ये मैंने मान लिया ये r था। तो E डॉट ds मतलब एरिया, ds छोटा सा पोर्शन है, पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, तो पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 pi rl इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू q अपॉन में 2 pi rl एप्सिलॉन नॉट।
दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज आपको यहाँ पर पता चलेगी जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इससे पहले आपने जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे एक्सियल प्लेन पे चाहे डायपोल प्लेन पे या सिंपल भी आपको पॉइंट चार्ज की वजह से जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर बता रहा हूं जब आप पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हो तो फॉर्मूला बताना मैं सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, 1/4πε0 q/r²। तब वो e r² के इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ फॉलो करता था, e r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। बट नाउ e इज आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। किस केस के लिए मैंने प्रूफ करा है ये मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चेन कंडक्टर के लिए प्रूफ करा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, e जो था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r के, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r के। तो अगर मैं बात करूं इसके डायग्राम की, ये सारा चीज आपने नोट कर लिया है, तो अगर मैं डायग्राम की इसकी बात करूं तो आप इसका ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं, e और r का इस तरीके से ये नीचे जाता होगा। ठीक है, तो और आपको ये भी पता था e उसमें 1 बाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² की आपका प्रोपोर्शन होती है कब, जब ये पॉइंट चार्ज के लिए हम निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है कि e एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, कैसे लाइन चार्ज बना, कैसे उसको सिलेंडर के अंदर डाला, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही थी, कैसे आपका नॉर्मल वेक्टर मेरे को फ्लक्स ऊपर के लिए भी निकालना था, इधर के लिए भी निकालना था, इधर के लिए भी निकालना था, तीनों के लिए मुझे निकालना था। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करनी है, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। लॉकडाउन का टाइम है, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे, दिमाग आपका खुलता रहेगा। सो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब ना यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अलाइनमेंट के साथ कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। मान लो ये रहा आपका स्फीयर। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, यही क्लियर कर दूं। ठीक है, ये चीज आपको ग्रंथ की तरह, चाहे आपकी गीता, कुरान, बाइबल कोई भी हो आपकी, एक चीज का ध्यान रखना, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में सारा का सारा चार्ज सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, सॉलिड की बात कर रहा हूं, अंदर से भरा हुआ है पूरा का पूरा, अंदर से पूरा, एक मान लो ग्लोब होता है, ग्लोब हम खरीद के लाते हैं, पूरा सॉलिड है, वो खोखला नहीं है, पूरा सॉलिड है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपका हॉलो है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, अगर आपका हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है तो भी, अब तो इसमें तो बात ही खत्म हो गई कि अंदर से तो खोखला है, खोखला है तो चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। नॉन कंडक्टिंग चार्ज के लिए हम नेक्स्ट डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे, पहले मैं कंडक्टिंग समझा रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि पहले कंडक्टिंग वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये रहा एक स्फीयर, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, आराम से घूम रहा है, प्लस 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 प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज में घूम रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके सेंटर से ये O मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया, ये रेडियस हो गया R। मुझे इस स्फीयर के आउटसाइड द शेल, इस शेल के बाहर कहीं पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा मैं यहां पर करूंगा मेरी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, यहां करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे गॉस थ्योरम से करनी है तो गॉस थ्योरम कहती है कि भाई बाहर निकाल तो ले, लेकिन ये पॉइंट किसी क्लोज्ड सरफेस में आना चाहिए, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। सो इसलिए मैंने पहले इस सरफेस को ना गॉसियन सरफेस बनाया। ये क्लोज सरफेस, इमेजिनरी होता है गॉसियन सरफेस, ध्यान रखना इस बात का, इमेजिनरी मैंने यहां पर एक तैयार कर दिया। ये पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है, यहां पर मैंने मान लिया ये हो गया मेरा कोई भी ds, इसके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बाहर की तरफ, इसके यहां पर नॉर्मल वेक्टर जा रहा है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, नॉर्मल वेक्टर भी बाहर है, इस पॉइंट का नाम ये है, और ये यहां तक का डिस्टेंस हो गया r। सो OA इज इक्वल टू r। ठीक है, ये OA कौन सा है आपका, जो आपने गॉसियन सरफेस का बनाया, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस,
रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस फ्रॉम द सेंटर। गॉट इट? नेक्स्ट OP is equal to capital R। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, चलिए, तो ये मेन था जहां चार्ज है, इसके सेंटर से मैं कहीं बाहर निकालना चाह रहा था, इस ए पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा था, तो मैंने पहले उसको गॉसियन सरफेस में बना दिया। यहां लिख देता हूं गॉसियन सरफेस। राइटिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, राइटिंग डॉक्टर बनना था, ऐसा लगता है मुझे राइटिंग थोड़ी सी हो जाती है कभी कभार, सुधार कार्य प्रगति पर है। चलिए, तो ओपी हो गया आपका, ओए हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं फटाफट से। चलिए फिर आउटसाइड का शेल की बात कर रहा हूं मैं, आउटसाइड वाला केस सॉल्व कर रहा हूं। सो आउटसाइड मतलब तो इस शेल के आउटसाइड ही पॉइंट मैंने यहां पर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फाई है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। q जो होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, अब देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, तो चार्ज तो सिर्फ यहीं पर है। गॉसियन सरफेस है ये बाहर वाला, इसके अंदर जितना भी चार्ज है, ये रहा प्लस वाला यहां पर बैठा हुआ है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं। E डॉट ds, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन से किसका होगा? ds का। E के साथ जो n वेक्टर आता है, ठीक है, उसमें cos थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। यहां दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में बाहर निकलती है, पॉजिटिव से हर डायरेक्शन में बाहर निकलती है। तो यहां से भी E बाहर, और ये रहा सरफेस, इसके परपेंडिकुलर तो इसका नॉर्मल वेक्टर रहता है, एरिया वेक्टर, तो ये भी बाहर। सो n और E के बीच में जो थीटा हो गया वो हो गया आपका 0 डिग्री। तो E डॉट ds इज इक्वल टू आपका q बाय एप्सिलॉन नॉट। q आपका हो गया जो चार्ज उसके अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये चीज आपको नोट करनी थी, E डॉट ds। अब सरफेस एरिया निकालना है मुझे, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इंटीग्रेट करना, तो ये हो गया आपका 4 पाई r²। ठीक है, आपको जो ds इंटीग्रेट करना है, तो रेडियस आएगा बाहर वाला। ठीक है, ये जो ds है किसका पोर्शन है? इसका पोर्शन है ना। तो बड़े वाले इसका जो एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता ही है, 4 पाई r² इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाते हैं वापस से, ये सरफेस पे बात हो रही है। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट उठा के लाता हूं, यहां लाऊंगा मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का। पीछे सिलेंडर की बात हो रही थी, सिलेंडर में एक स्ट्रिप आ रही थी, बस सिलेंडर में एक स्ट्रिप आ रही थी, तो वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही थी, लैम्डा इज इक्वल टू q बाय l। ठीक है, यहां पर अब एक सरफेस की बात हो रही है, तो यहां किसकी बात होगी? SCD। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मेरा सिग्मा होगा वो किसके बराबर होगा? q अपॉन में एरिया के। समझ आ रही है मेरी बात? ये होगा आपको किसके बराबर? q अपॉन में एरिया के। सो नेक्स्ट यहां पर q नेट इज इक्वल टू आपका यहां पर हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। सो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। सो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकल के आ रही है, E, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r²। तो सबसे पहले तो एक चीज यहां देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम वही निकल के आया है जो मेरा पॉइंट चार्ज के लिए निकलता था। ठीक है, जब मैं पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था फोर्स वाले फॉर्मूले से, यही फॉर्मूला आता था। कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे तो सब समझ आ जाएगा। लीनियर चार्ज पे निकाला तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी सिर्फ r के। पिछले वाली इसी वीडियो के स्टार्टिंग वाले में जो हमने डेरिवेशन करी है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस सिर्फ रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। और यहां देखो फिर से कोई फॉर्मूला जनरेट होके आ गया कि एक स्फीयर के बाहर सेंटर से पॉइंट पे अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, सबसे पहली दूसरी मेरी वीडियो लेक्चर पे चले जाना, वहां करवा रखी है वाली डेरिवेशन कि किसी एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r² ये मेरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो इट इज सेम। ठीक है, ये वाली डेरिवेशन और वाली डेरिवेशन का रिजल्ट निकल के आया हमारा सेम टू सेम आया। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। अब ये जो मैंने डेरिवेशन करी है, ये इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड के लिए निकाली थी। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट करने वाला हूं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, आउटसाइड द
स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। पूछूंगा वीडियो के लास्ट में, ध्यान रखना है इस बात का। तो अब मैं बात कर रहा हूं, सब चीजें हो गई है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद यहां पर आपका बात आती है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल की बात कर ली है, अब आएगा एट r इज इक्वल टू कैपिटल R। जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होंगे, मतलब कि इसी सरफेस पे निकालना है, इसी सरफेस पे स्फेरिकल शेल पे ही निकालना है। और ये डेरिवेशन का सेकंड टाइप आ गया ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। ये मेन सरफेस है, इसके आउटसाइड की डेरिवेशन कर ली है, अब ऑन द सरफेस, इसी सरफेस पे निकालना है। सो इसी सरफेस पे निकालना है, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पीछे फॉर्मूला लिखा ही है 1/4πε0 Q/r²। यहां स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो, इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल R²। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा मैं। अब जब ये r के बराबर हो गया, जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, सिर्फ यही है, तो उसके सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला मैं लगा सकता हूं। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का जब फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू q बाय a। सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन एरिया कितना हो गया? 4πr²। सरफेस एरिया इस वाले का ले लो, छोटे वाले का, तो कैपिटल R ले सकता हूं क्योंकि r इज इक्वल टू r का केस चल रहा है। तो सिग्मा इनटू 4πr² इज इक्वल टू ये q आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने ले गया, यहां से चार्ज की वैल्यू निकल के आएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। एरिया ऑफ द शेल है ये आपका एरिया ऑफ शेल है। कौन सी वाली शेल? जिसपे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4πr² हो गया। q की वैल्यू मैंने यहां पर नहीं लिखी, बताना भी होता है कि q लिखना भूल गए सर, तो q/4πε0r² हो गया। q की वैल्यू यहां से उठा के ले आया मैं, q की वैल्यू कितनी हो गई? सिग्मा इनटू 4πr² अपॉन में 4πε0r²। 4πr² से 4πr² गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई? सिग्मा अपॉन में ε0। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना। 2 या 3 नंबर में सीबीएसई बोर्ड में आती है कि प्रूव दैट फॉर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू सिग्मा बाय ε0। और ये डेरिवेशन किस पॉइंट के लिए प्रूव है? जब आप ऑन द स्फीयर की बात करते हैं, इस वाले की। डन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। जो आउटसाइड हो गया, ऑन द सरफेस हो गया, इनसाइड द सरफेस पे चलते हैं। तो इनसाइड द सरफेस बहुत आसान सा केस है, बहुत इजी है। तो इनसाइड द सरफेस मतलब ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मेरा सर्कल, एक तो सर्कल बनता नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, उतना जल्दी और उतने आसान तरीके से समझ आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, फिजिक्स नाम ही ऐसी चीज है, आदमी नाम से डर जाता है, और थोड़ा देर बच गया ना तो खेल जाएगा आराम से। ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे ना इसके इनसाइड निकालना है चार्ज, ये इनसाइड निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल के अंदर डालना है, ठीक है। तो ये रहा सेंटर ओ। अब मान लो मैंने किसी इस पॉइंट पे निकालना है, मैं चाह रहा हूं ये P है, इसको मान लिया मैंने A, मैं चाह रहा हूं इस पॉइंट पे निकले, इस पूरे स्फीयर के तो अंदर ही है ये P पॉइंट, इनसाइड निकालना चाह रहा हूं। और आपको पता है कि अंदर तब निकलेगा जब भाई गॉसियन सरफेस होगा, ये तो कोई सरफेस है नहीं P पॉइंट पे, तो एक फटाफट से मैंने क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस तैयार कर लिया, ठीक है। ये अंदर वाला गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, इट इज गॉसियन सरफेस। तो अब इस वाले पॉइंट पे निकालना है, ये मेरा हो गया ds, इसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, इसके बाहर की तरफ मेरा नॉर्मल वेक्टर भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ है। ये जो पूरा r था, ये कैपिटल R था, ये जो स्मॉल r है यहां तक का, ये आपका गॉसियन सरफेस वाला है। इनसाइड का केस निकाल रहा हूं, सो फाई नेट इज इक्वल टू E डॉट ds का इंटीग्रल इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। अब आपको क्या पता है कि जो r है वो छोटा है और बड़े वाला r बड़ा है, ठीक है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना, आपको एक चीज बता दी, कंडक्टिंग स्फीयर में, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो चार्ज होता है Q, ये Q कहां का चार्ज होता है? चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस पर कितना चार्ज है, ये वो Q होता है, जिसका यहाँ एरिया आता है ना, उसी के लिए Q होता है। तो इस गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है।
अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो इसके सरफेस पे है, तो ये क्यू कितना हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली क्या हो जाती है 0। सो ये भी इंपॉर्टेंट केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0। देखो यार डीएस को सॉल्व कर लोगे तो 4πr² ले ही आओगे, बार बार एक चीज को क्या बताना, ये वाली चीज आपका E डॉट ds ds हो जाएगा 4πr², 4πr² को इक्वल टू में जो q की वैल्यू चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा, तो E मेरा डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा इस वाले केस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ जो हमें आज डिस्कस करनी है। तो E की वैल्यू 0 हमारे यहाँ पर आ गई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, अंदर चार्ज है नहीं, Q की वैल्यू 0 और 0 हो गया था। अच्छा, इससे रिलेटेड है जेई वगैरह में आपका एक ग्राफ भी आया हुआ था, तो एक बार वो ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं तीनों केस के लिए। आपके पास आउटसाइड द शेल का केस है ना, ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल आपका था 1/4πε0 q/r²। ये था जब r कैपिटल R से बड़ा था, जब रेडियस बाहर निकाला था। दूसरा था आपका जब r r था, तो भी यही सेम फॉर्मूला था। और उसके बाद जब आपका ये वाला रेडियस जो बड़ा हो गया, तो आउटसाइड का केस हमने सॉल्व कर ही लिया है, आपका 1/4πε0 q/r²। उसके बाद r के लिए भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख ली थी, ये सेम ही फॉर्मूला आ गया था 1/4πε0 q/R²। और जब नीचे वाला रेडियस बड़ा होगा, जब ये वाला r बड़ा होगा और ये रेडियस इनसाइड के लिए जो मैंने निकाला, तो वहां मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई थी 0 के बराबर आ गई थी। तो इसी के रिलेटेड मैं एक ग्राफ बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जब आपका स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होगा। जब आपका r और r बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम होगी। इसके पीछे, ठीक है, जब r की वैल्यू कम है, छोटी हो जाएगी, जब ये रेडियस कम हो जाएगा, पीछे आऊंगा एक्स एक्सिस में तो कम हो जाएगा, पीछे आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 0, तो पीछे मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट खत्म है। और जब r की वैल्यू r से बड़ी हो जाएगी, आगे और जाऊंगा तो r जो होगा आगे चल के ग्रेटर देन r हो जाएगा, तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह ग्राफ मेरा इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये ग्राफ है आपका कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। इसमें आउटसाइड वाला जोन, इनसाइड वाला, जैसे ये इनसाइड वाला है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो ये कुछ बनाया ही नहीं। जब r और r बराबर होगा तो इस पॉइंट पर होगा, और उसके बाद जितनी ज्यादा स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर में r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो e कम होता जाएगा, तो एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज करता हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मार्कर चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में नहीं बताया था, कंडक्टिंग के बारे में मैंने बता दिया था इंपॉर्टेंट नोट्स में। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली चार्ज जो है हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज हर जगह फैल गया है। सो इसके बाद स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये मेरा एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, सॉलिड है। अब ये आपका नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में मैंने क्या बताया, चार्ज सरफेस पे नहीं रहेगा, चार्ज पूरे तरीके से फैल जाएगा अंदर, हर तरफ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मैंने माना है। तो चार्ज पूरे सरफेस में फैल गया। मैं जो डेरिवेशन करने वाला हूं, सबसे पहले जो मैंने उठाया वो करा है इनसाइड द शेल। इस शेल के अंदर मुझे निकालना है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पर मान लो, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूरे में फैला हुआ है, ये रहा सेंटर O, ये A पॉइंट हो गया, ठीक है, ये O हो गया, ये A हो गया, यहां तक का रेडियस हो गया R। मुझे किसी इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट हो गया P। तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है वहां एक गॉसियन सरफेस होना जरूरी है, मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। O से लेके P तक का जो रेडियस हो गया, ये मेरा हो गया R। O से P का डिस्टेंस हो गया R, O से A तक का ये हो गया मेरा टोटल R। मैं लिख देता हूं OP स्मॉल r, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। वीडियो को एक अटेम्प्ट में देखना है बिना रुके,
ठीक है, कभी चीजें समझ आएंगी कि अच्छा गॉसियन, क्योंकि ना बच्चे 12वीं भी पास कर लेते हैं, पता नहीं होगा गॉसियन सरफेस कौन सा होता है। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिस पॉइंट की वजह से वो सरफेस बनाया और जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉस थ्योरम लगा के, तो वो सरफेस क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो पहले मैंने एक पॉइंट मार्क करा और फिर उस पॉइंट पे मैंने सर्कल बना दिया इमेजिनरी, और वैसे ही OA तो मेरा मेन आर है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ स्फीयर। सो OP हो गया R, OA इज इक्वल टू हो गया कि R कैपिटल R रेडियस हो गया। अब इनसाइड द शेल के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, सो फॉर्मूला क्या होता है, phi इज इक्वल टू E डॉट ds का इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है बाहर आ गई, Q अपॉन में एप्सिलॉन, और यहाँ Q डैश आएगा। ठीक है, अब Q डैश क्यों आएगा, तो Q डैश इसलिए आएगा क्योंकि Q डैश इज द चार्ज enclosed inside the Gaussian surface। तो ये आपका चार्ज इंक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस Q बार, ध्यान देना ये आपका, ये मैंने बनाया गॉसियन सरफेस, मुझे इसके अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है। बड़े वाले के अंदर है कुछ, बड़े वाले के अंदर इस तरीके से बहुत सारा चार्ज है, डायग्राम को समझो, इस बहुत सारे चार्ज में कितना चार्ज आ रहा है इस वाले सर्कल के अंदर, मुझे पता है आपको नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि कुछ Q0 चार्ज आ रहा है। फिर सोचना इस बात को, बच्चे कहते हैं सर ये Q0 क्यों आया, Q चल रहा था डेरिवेशन में, तो फिर दोबारा बता दूं कि बेटा जो Q चार्ज है वो तो मेन स्फेरिकल शेल के अंदर चार्ज फैला हुआ है, Q इज द चार्ज इनसाइड द स्फीयर। कौन सा स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस पूरे स्फीयर के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है पूरे का पूरा। अब इस पूरे सरफेस के अंदर पॉजिटिव सारा का सारा फैला हुआ है, जिसकी वजह से मुझे क्या पता है, पर मुझे तो निकालना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, तो मैंने मान लिया कि कुछ Q0 है, और यहाँ पर नीचे एप्सिलॉन नॉट अब नहीं आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या अंतर होता है, ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, लेकिन ये किसी भी मीडियम के लिए होती है। क्यों मीडियम आ गया, क्योंकि चार्ज आपका अंदर चेंज हो गया, जिसकी वजह से आप मीडियम चेंज कर दोगे, और यहाँ पर Q बार अपॉन में या Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। तो E डॉट ds हो गया आपका, यहाँ पे Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन आ गया। अब यहाँ ds की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन। अब ये पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, फिर सुन लो, चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो अब बात आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। सबसे पहले लीनियर पे बात कर ली, लीनियर के बाद सरफेस पे आ गया, सरफेस के बाद वॉल्यूम पे आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा, जिसको रो से डिनोट करते हैं, तो ये होता है आपका Q डैश अपॉन में Q डैश, क्यों, क्योंकि इस सरफेस पे निकालना है, इस पे कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो Q डैश हो गया आपका, और Q डैश अपॉन में आपका हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से जो Q डैश निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा रो इनटू V, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पर ताकि वैल्यू E इज इक्वल E 4 पाई r स्क्वायर, Q डैश की वैल्यू कितनी है, रो इनटू V। वॉल्यूम क्यों लिया है, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, सरफेस सरफेस पे नहीं है, पिछली वाली डेरिवेशन में सरफेस सरफेस पे फैला हुआ था, अब पूरी जगह फैल गया हर जगह पर। सो Q बार इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका, रो इनटू V, नीचे आ गया मेरा एप्सिलॉन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, ऊपर वाली हेडिंग मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो 4 पाई r क्यूब, नीचे 3 था एप्सिलॉन था, और ये 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा नीचे, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई चला गया, r स्क्वायर से ये चला गया, ऊपर बच जाएगा रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, क्योंकि मैं बताऊं बच्चे सबसे ज्यादा कंडक्टिंग करेंगे, हम तो पेपर में वही आएगा। मैं बता रहा हूं नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, और यही बच्चों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि IIT जेईई वगैरह के पेपर में, नीट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या नहीं, असर्शन रीजन में। और बच्चे कहते हैं क्यों, बच्चों ने जितना भी पढ़ा होता है, मैं आपको बता दूं अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के, लेकिन कभी ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए आर के, होती है। ठीक है, इसलिए ये चीज, ये वाले टॉपिक मैंने कराना सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझा था, क्योंकि ये सारी चीजें समझ आनी जरूरी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उस मीडियम की कितनी परमिटिविटी है। परमिटिविटी मतलब होता है प्रॉपर्टी, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे से अलग होती है, तो वो हो गया आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो मेरे को यहां से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया। इसके बाद बात करते हैं, अगर मैं सेंटर में बात करूं कि सेंटर पे क्या होगा, तो अगर यहां पर सेंटर पे बात करूंगा, मिटा देता हूं मैं एक बार डायग्राम को, तो एट द सेंटर, सेंटर पर r जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, r 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डायग्राम था, अगर आपको याद हो, इसके अंदर आपने गॉसियन सरफेस बना के इस तरीके से बनाया था, ये हो गया आपका r। अब सेंटर पे निकालूंगा तो r क्या हो जाएगा, 0, इस तरीके से था, ये p, ये o, ये a था, ये r था, ये पूरा का पूरा o था, r था, तो मुझे, और प्लस प्लस चार्ज पूरे सरफेस के अंदर पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ था, तो सेंटर पे r हो जाएगा 0, r की वैल्यू 0 डाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, सेंटर के लिए भी केस कर दिया हमने। अब उसके बाद जब सरफेस पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि जब सरफेस पे आएंगे तो क्या होगा, कौन से सरफेस पे आएंगे, इस वाले सरफेस पे। ठीक है, जब इस सरफेस पे आएंगे तो ये r जो होगा कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू रो r अपॉन में 3 ये। ठीक है, और जैसे ही सरफेस पे आ ही गया, मेन सरफेस पे आ गया, तो आप एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप मेन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आ गए। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही यहां पर एप्सिलॉन चल रहा था। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर होगा तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं फिर से मेन उस पर आ गया, ये r इज इक्वल टू r क्या है पता है, ऑन द सरफेस, जैसे ही मैं सरफेस पर आ गया, r और r बराबर हो गया, तो E इज इक्वल टू रो r स्मॉल r की कैपिटल R अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका ग्राफ जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। मैंने इस सरफेस के अंदर निकाल दिया, ये रहा, सेंटर पे ये रहा, इस गॉसियन सरफेस ने, ये जो मेन वाला सरफेस है नॉन कंडक्टिंग वाला, ठीक है, इस पे निकाल दिया, ये रहा। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ जानना है कि सर आउटसाइड द शेल भी बता ही दो, कि सर इसके बाहर वाला मान लो किसी इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पे तो ये डेरिवेशन नहीं करी क्या, आज के लेक्चर की शुरुआत में ही करी नहीं करी है, कि ये रहा पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ एक चार्ज, और बाहर निकालूंगा, फिर से ये ds आ जाएगा, फिर से ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बाहर की तरफ, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो 1/4πε0 q/r² आ जाएगा आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड ये रहा, ऑन द सरफेस ये रहा, सेंटर पे निकालूंगा तो r ही 0 हो जाएगा, तो r की वैल्यू 0 पुट करते e 0, और इनसाइड के लिए तो ये मैंने निकाल दिया है। सो नॉन कंडक्टिंग की भी डेरिवेशन हो गई है, कुछ और डेरिवेशन और कुछ और क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। इससे रिलेटेड मुझे एक चीज याद आई है, जो ग्राफ पेपर में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसके लिए भी ग्राफ आता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी ग्राफ आता है। तो मैं देख लेते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ क्या होता है, इसको नोट करते हुए चलना, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना, क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पेपर में आती हैं। तो ये नॉन कंडक्टिंग के लिए ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये E हो गया, ये आपका R हो गया, E R हो गया, तो सबसे पहले E आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के, इनसाइड के लिए आपने देख लिया था, तो मैं इस तरीके से यहां चला गया, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह ऊपर राइज कर गया, यहां पर E जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के। अब इसके बाद जब R की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी इस तरीके से, तो मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया, और जब R की वैल्यू R से और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब आउटसाइड द शेल चला जाएगा, तो फिर से ये मेरा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है u is equal to 1/4πε0 q/r²। समझ आ रही मेरी बात? और यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन। यहाँ के लिए ये इनसाइड ऑन द पॉइंट के लिए ये रहा इसी पॉइंट पे, और उसके बाद बढ़ेगा तो नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा। सो नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, आरसीटी क्लासेस चैनल का नाम है, वेबसाइट पे चले जाइए www.rahulthakur.in पे, वहां पर आपको सारे टॉपिक सारी चीजें मिल ही जाएंगी। सो लॉकडाउन में घर पे रहिए, सेफ रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच।